हेलो, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे और इस मुश्किल वक्त में अपने परिवार के साथ हौसलों के साथ आगे बढ़ रहे होंगे, जो हमें करना भी है। एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस खास शो में, जिसका नाम है सिटी स्टूडियो विद शशि। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी दुनियादारी, सच है दुनिया वालों की हम हैं अनाड़ी। आपको आज मेरे शो की इंट्रोडक्शन थोड़ी शायराना लगी होगी। इसका एक रीजन है, क्योंकि आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो केवल राजनेता नहीं है, वो एक सेलिब्रिटी भी हैं। वो फेसबुक पर हैं, वो ट्विटर पर हैं, वो इंस्टाग्राम पर हैं। लेकिन उनसे मिलवाने से पहले मैं उनके बारे में चंद बातें आपको बताना चाहूंगा, ताकि आप खुद गेस कर सकें कि आज की हमारी गेस्ट कौन है। 2014 में वो एक्टिव तौर पर हिसार फतेहाबाद में नजर आई, अपनी पार्टी के लिए काम करती हूं। 2008 में उन्होंने दूरदर्शन में बतौर एंकर काम किया और 2008 में ही पार्टी से जुड़ी। 2014 के बाद आया 2019 में उन्हें टिकट मिली, और वो भी ऐसी जगह से, ऐसे हलके से जिस हलके पर पूरे हरियाणा की नजर होती है। वो टिकटॉक स्टार भी रही। अब तो आप समझ ही गए होंगे। जी हां, सिटी स्टूडियो विद शशि में आज की हमारी गेस्ट हैं सोनाली फोगाट। सोनाली जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। कैसी हैं आप? नमस्कार शशि जी, मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। कैसे, एक तरह से मैं कहना चाहूंगा कि पॉलिटिक्स में पहले आना हुआ या सेलिब्रिटी बनना पहले हुआ? जैसे कि आपने कहा कि 2014 में मैं एक्टिव हुई राजनीति में, तो मैं 2008 में एक्टिव मेंबर बन गई थी भारतीय जनता पार्टी की। और साथ साथ उस समय मैं एक्टिंग लाइन से जुड़ी हुई थी और मॉडलिंग कर रही थी उस समय। तो दिल्ली की कई एड एजेंसी में मॉडलिंग, प्रिंट और सीरियल, डॉक्यूमेंट्री, तो इस तरह का काम ये चल रहा था साथ साथ। कॉलेज लाइफ या स्कूल लाइफ में ही सोचा हुआ था कि मुझे मॉडल या मुझे सिंगिंग करना है या इस तरह से एक सेलिब्रिटी बनना है, या ये अचानक, कई बार होता है ना कि जिंदगी में अचानक इस तरह के मोड़ आ जाते हैं? नोएडा जब मैं पढ़ाई करने के लिए गई, तो उस समय जैसे मैंने फिल्म सिटी देखी, वहाँ पे सेक्टर 16 में फिल्म सिटी है, वहाँ पे शूट करते हुए सब देखा। तो मुझे लगा कि यही रास्ता है और शायद मैं इस काम के लिए हूँ। तो उस समय मेरी शुरुआत हुई पढ़ाई करते करते, और उसके बाद से फिर एक्टिंग भी, राजनीति भी, सब चीजें शुरू। तो फिर राजनीति में जाना कैसे हुआ? राजनीति में भी देखिए, उस समय मैं ज्यादातर दिल्ली रहने लग गई थी, और फिर फैमिली भी साथ में दिल्ली चली गई थी। और उस समय जब वहाँ पे काम कर रहे थे, तो मेरी मुलाकात सुमित्रा महाजन जी से हुई, जो कि बीजेपी से 8 बार सांसद भी रही हैं और राज्यसभा। उनके घर पे आना जाना, इंदौर भी आना जाना मेरा शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी को ही क्यों चुना? और मेरे ख्याल से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी जो जिस मुकाम पर आज है, उस मुकाम पर थी भी नहीं शायद। बिल्कुल नहीं। हरियाणा में जैसे ही मैंने ज्वाइन किया 2008 में, और मैं ट्राइबल मोर्चा में राष्ट्रीय मेंबर बनी, तो मेरे परिवार ने मुझे कहा भी, मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया कि आप करो, सीखो। उनका राजनीति में हमेशा से इंटरेस्ट रहा, और मेरे जो मायके परिवार है उन्होंने कहा कि यहाँ पे बीजेपी का जिक्र मत करना, क्योंकि इनेलो पार्टी से परिवार जुड़ा रहा हमेशा से। मैं बिल्कुल खुले विचारों की हूँ, तो मैंने कहा भी जो मैं काम करती हूँ, मैं उस काम को भी दिखाना भी चाहती हूँ सबको। तो धीरे धीरे देखिए, दिल्ली में मुझे जिम्मेदारियां मिलती रही राष्ट्रीय स्तर की। मैं ट्राइबल मोर्चा में मेंबर रही, नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर रही मैं, और झारखंड और बिहार, मध्य प्रदेश में मैंने काम किया। फिर मुझे प्रभारी बनाया गया हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ का। तो कभी घर की तरफ से कोई रोक टोक या कभी मना कि भाई पॉलिटिक्स में जा रहे हो? नहीं, कोई रोक टोक नहीं, क्योंकि सपोर्ट मिला। मेरी सास का हमेशा मुझे सहयोग मिला। मेरी सास ने हमेशा मेरे हस्बैंड को भी कहा, मनाया उनको कि अगर ये काम करना चाहते तो इसको काम करने दो, क्योंकि शादी 10वीं करते ही हो गई थी, हिसार में आना हुआ। फादर ने बोला कि अगर पढ़ाई करनी है तो शादी करवा लो। अच्छा, हाँ, क्योंकि शहर में जैसे रिश्ता हो गया था, तो कि आप पढ़ सकते हो शहर में, क्योंकि हमारे गांव में 10वीं तक का स्कूल था।
तो इसलिए पढ़ने के चक्कर में भी था थोड़ा, और शादी हो गई और आगे पढ़ाई जारी भी रखी। +2 भी मैंने यहाँ आने के बाद की। और आपसे भी 20 साल पहले एक इंटरव्यू के दौरान इंस्टीट्यूट में ही मुलाकात हुई थी। तो ऐसे परिवार ने पूरा साथ दिया। मेरी सास भी मुझे बहुत सपोर्ट करती है आज भी। मेरे हस्बैंड गुजरने के बाद वो मेरे साथ बहुत अच्छे से फिर खड़ी है। यहाँ से आप निकले, आफ्टर मैरिज भी आपने सीरियल भी किया अम्मा, जो जी टीवी पर काफी फेमस भी रहा, और कुछ धारावाहिकों में भी काम किया और हरियाणवी में जो म्यूजिक वीडियो में भी काम किया। जी। तो दोनों में कैसे सामंजस्य बिठा कर रखती हैं? पॉलिटिक्स और दूसरी तरफ ग्लैमर वर्ड है। आपके मन में जब इच्छा जागृत होती है समाज के लिए कुछ करने की, और एक एक्टर के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि एक्टर जो होता है वो पब्लिक फिगर तो है ही। बिल्कुल, वो उसका आर्टिस्ट का मन ऐसा होता है, वो कहीं भी परफॉर्म कर देता है, कहीं भी अपनी कला को दिखाने के लिए उसको कहीं झिझक नहीं होती। दूसरा, समाज सेवा का भी मेरे अंदर बचपन से ही रहा। मैंने 7वीं क्लास में थी तो प्रौढ़ शिक्षा अभियान जो मैंने मेरे गांव में चलाया, देशभक्ति के गीत हमसे मांगे जाते थे, मैं देशभक्ति के गीत लिख के भेजती थी, जो आगे से फिर मुझे मतलब चिट्ठियां आती थी। मतलब एक जज्बा जो था वो शुरू से था। बिल्कुल। मतलब इस सोनाली को बहुत कम लोग जानते होंगे कि क्योंकि अभी की सोनाली को जानते हैं टिकटॉक स्टार के रूप में या बीजेपी नेता के रूप में, कि ये काफी पहले से ही एक जज्बा आपके मन में था कि मुझे समाज सेवा करनी है। जी। भारतीय जनता पार्टी में अभी आपको टिकट मिली आदमपुर से। बड़ा मुश्किल था, आदमपुर चुनाव अपने आप में भजनलाल परिवार का गढ़ माना जाता है, और जहां तक मेरी जानकारी है आप नलवा से भी आप ट्राई कर रहे थे। तो किस तरह से ये सब चीजें बनी? जैसे मैंने बताया 2008 से मैं काम कर रही थी। 2014-13 में मैं आ गई थी हरियाणा, क्योंकि जब मैंने संगठन में मेरे सीनियर्स से बात की कि परिवार कह रहा है कि चुनाव लड़ना चाहिए आपको, जब टाइम हो गया है काम करते हुए 6-7 साल हो गया, तो उसके बाद फिर मैंने पूछा कि चुनाव लड़ने का रास्ता, तो रास्ता मुझे बताया गया कि आप अपने प्रदेश में जाइए, प्रदेश में अपना जहाँ जगह है, आपकी ससुराल मायका जो है, सीट चुनिए, वहाँ पे काम करिए। काम ऐसे नहीं कि आप जाके टिकट मांग ले तो आपको टिकट मिले। आप अभी तक यहाँ काम कर रही थी, वहां जाके अपना ग्राउंड तैयार करना पड़ेगा। तो मैंने 6 महीने जैसे हुआ था मुझे काम करते करते, तो चुनाव आ गया था विधानसभा। तो 6 महीने बाद मैंने टिकट मांगा, तो मुझे टिकट के लिए लाइन में जरूर थी, नाम गया, लेकिन ये 2014 की बात है क्या? हाँ, 2019 की? नहीं, 2014। हाँ। तो अच्छा, लोगों के बीच एक पहचान भी बन गई थी फतेहाबाद विधानसभा से कि मायके की सीट है, तो तैयारी करते करते फिर उसके बाद टिकट नहीं मिला, तो मुझे संगठन ने कहा कि आपकी सीट एक नलवा भी बनती है, क्योंकि आपकी ससुराल हरीता गांव नलवा में पड़ता है। फिर टिकट जैसे गंगवा जी की तय हुई, उस हिसाब से मुझे मेरी टिकट नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने रिक्वेस्ट की कि मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा है, कहीं से भी लड़वा दें, मुझे कोई ऐतराज नहीं है इस पे, तो मैं अच्छा काम करके दिखाऊंगी। तो मुझे आदमपुर दे दिया गया। जब चुनाव का नॉमिनेशन भरने के 1 या 2 दिन पहले ही आपकी टिकट अनाउंस हुई, जहां तक मुझे ध्यान है, तो लगा थोड़ा मुश्किल है। देखिए, उस समय मैं तय कर चुकी थी कि मुझे संगठन में काम करना है, क्योंकि मैं चुनाव के लिए नहीं हूँ। चुनाव के लिए होती तो मैंने पिछली बार प्रयास किया था और अभी भी किया, तो अभी टिकट मेरा नहीं हो पाया, तो अगली बार मुझे टिकट नहीं मांगना, सिर्फ संगठन में काम करना है, जैसा मेरी पार्टी आदेश करे। तो अचानक से टिकट हुआ, तो मैं बहुत खुश थी कि मेरी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है जो मेरे हस्बैंड चाहते हैं कि चुनाव लड़ना है। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी थी टिकट मिलना। उसके बाद 15 दिन का समय था नॉमिनेशन, और ये सब में 11-12 दिन रहे मेरे पास। 11-12 दिन का जो सफर था, एक ऐसा जुनून था, मैं कभी सोई नहीं। ये 10-12 दिन मैं सोई नहीं रात में, 15-20 मिनट 1 घंटा, उससे ज्यादा मैं सोई नहीं, और मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ उस समय। और जब मुझे वोट मिला 35,000, तो मैं बिल्कुल 7वें आसमान पे थी, और मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था कि मैंने बहुत कुछ अचीव किया है। क्योंकि आदमपुर अपने आप में एक बड़ी जगह है। हाँ, बड़ी जगह है, बड़ा हल्का माना जाता है पॉलिटिकल लेवल पर, तो वो कहीं ना कहीं कोई मन में डर था कि भजनलाल परिवार के सामने लड़ना? नहीं, क्योंकि देखिए, ये क्वालिटी मेरे अंदर बचपन से है। घर में भी मुझे मतलब बिल्कुल एक बहादुर बेटी माना जाता था हमेशा से। तो हमेशा से मेरे अंदर ये था कि घर में, फैमिली में, कुंबे में सब कहते थे कि ये बहुत बहादुर है।
तो ये मेरे अंदर शुरू से है। और जब मुझे वहां आदमपुर में, तो मुझे गर्व महसूस हुआ कि वहां पे मुझे इस काबिल समझा गया कि मुझे आदमपुर दिया है। और बड़े हौसले के साथ, खुशी के साथ मैं लड़ी, किसी प्रकार का डर नहीं था। मैंने रात को 3-3 बजे तक कैंपेन किया है, 3 बजे तक ढाणियों में जाके, कच्चे रास्तों पे। तब कैसा लगता है जब सोनाली कंट्रोवर्सी में आ जाती है? जब हम कुछ काम करने के लिए निकलते हैं, लोगों के बीच होते हैं, ये तो है नहीं कि हम दुनिया से अलग हैं। कोशिश यही रहती है कि विचार अच्छे रखें, लोगों के काम आए। लेकिन कई बार ऐसी चीजें हो जाती हैं, गलतियां भी होती हैं। लेकिन मैंने जो चीजें, 2 चीजें अभी आपके सामने है, जिसपे कई बार बातें होती हैं कि मैंने गलत किया, लेकिन मैं उसको गलत नहीं मानती। पहला जो इंसिडेंट, भारत माता की जय बोलना, मैं हाँ, आज उसमें बोलने में कोई शर्म नहीं है, लेकिन बात ये थी कि जबरदस्ती की बात नहीं है। मैं सोचती हूँ कि मेरे देशवासियों पे, उस भारत माता का हक है उन बंदों पे कि कम से कम उसकी जयकार करे। मैं उसको राइट मानती हूँ कि मेरा भी है, दूसरे लोगों का भी है। ये मन में, मैंने अपने मन में सोच बना ली है। अभी हाल ही में आपने कुलदीप, जो आदमपुर से विधायक है, उनको बिजनेसमैन की उपाधि दे डाली। ऐसा आपको क्यों लगता है? मैंने जो इतने दिनों में, 10 महीने में मैंने जो देखा, वहां पे लोगों से मेरी अक्सर मुलाकात होती रहती है, रोज का है। अभी भी मैं एक मीटिंग से उठ के आई हूँ जिसमें 2 गांव के लोग थे। मैंने घर पे भी कार्यालय रखा है, आदमपुर में भी मिलती हूँ। कुलदीप जी का मैंने ऐसा नहीं देखा कि वो एक विधायक होते हुए भी ऐसा माहौल उन्होंने अपने घर पे या अपनी विधानसभा में रखा हो। उनके यहाँ पे सीमित लोग जा सकते हैं, हर आम आदमी उन तक पहुंच नहीं सकता। जब आम आदमी उन तक पहुंचेगा नहीं, अगर आप विधानसभा चुनाव लड़ते हैं, विधायक बनते हैं, तो आपकी जिम्मेदारी हर आदमी के प्रति है, उस विधानसभा के लोगों के प्रति। लेकिन आपसे जब कोई मिल ही नहीं सकता, आप अपने काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, आप एक व्यापारी हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं, अच्छी बात है, बिजनेस करिए, लोगों की और मदद कर पाएंगे, लेकिन समय भी दीजिए ना। अगर आप समय नहीं दे पाते, कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट करें वहां पे जो आपकी गैर हाजिरी में उनसे बात कर सकें, उनके काम करवा सकें। जब आप ये कर ही नहीं सकते तो आपको नहीं होना चाहिए विधायक। अभी आप काम कर रही हैं आदमपुर में? बिल्कुल, मैं कर रही हूँ। तो आपका विजन क्या है आदमपुर को? आप किस तरह से देखती हैं? मतलब कि अभी हालांकि चुनाव में बहुत वक्त है, लेकिन किस तरह से आप देखती हैं कि आदमपुर होना चाहिए? एक होता है ना कि मेरा ये ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये चीज वहां पर नहीं है, ये चीज होनी चाहिए थी। जिस तरह से आदमपुर को हमने देखा है, भजन लाल जी का नाम बहुत है। भजन लाल जी ने वाकई में ही बहुत अच्छे काम किए आदमपुर के लिए। उन्होंने अपनी जमीन से जुड़ के अपने लोगों के लिए काम किए, लेकिन वहां उस समय बदल चुका है। उस समय क्या होता था, सरकारी नौकरियां दे दी जाती थी। आप 10वीं फेल भी हैं तो आपको सर्टिफिकेट लाइए कहीं से खरीद के, आपको नौकरी दे दी जाएगी। भजन लाल जी के समय में ऐसा ही हुआ। हर घर में हम जब जाते हैं तो कि मेरे फादर को नौकरी लगवाया था, भाई मेरा उनका एहसान है। तो ये चीजें उन्होंने की है। डेवलपमेंट भी उनके समय में हुई आदमपुर में। लेकिन उनके बाद क्या हुआ? विधायक तो उन्हीं के परिवार से हैं, उनके बेटे हैं, कई बार बने हैं, लेकिन काम के नाम पे जीरो रहे हमेशा। क्या भजन लाल जी ने जो किया आपको नहीं करना चाहिए था? मैं वो चीजें नहीं कहती कि जो पीछे जो चीजें हुई पिछली सरकारों में, भ्रष्टाचार भी हुआ, गलत तरीके से नौकरियां भी दी गई। आज जमाना बदल चुका है। आज बीजेपी की सरकार केंद्र और हरियाणा में अनेक राज्यों में भ्रष्टाचार और बेईमानी को खत्म कर रही है। नौकरी के नाम पे पारदर्शिता है। आप अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको अच्छे से पढ़ना लिखना पड़ेगा। आज भी अगर आज भजन लाल जी होते वहां पे, अगर बीजेपी की सरकार होती तो भजन लाल जी भी कुछ नहीं कर सकते, किसी को नौकरी नहीं दिलवा सकते थे, ना कुलदीप जी दिलवा सकते। उन्होंने उस नाम पे ही सब किया हुआ है ना, वही चल रहा है आज तक। वो एहसान मानते हैं लोग उन चीजों का, लेकिन उनको सही मायने में उनको जानना चाहिए कि एक्चुअल में आपकी प्रोग्रेस जो होनी चाहिए, आपके बच्चों का फ्यूचर जो है वो एक्चुअल में कैसे बनेगा। बीजेपी की सरकार कितनी सारी चीजें आपके आने वाला जो समय है उसके लिए तैयार लेके खड़ी हुई है, आपको समझने की आवश्यकता है। जैसे हम लोगों ने शुरुआत की चुनाव के बाद, उसमें हमने देखा कि एक जो वहाँ पे 40 साल पुराना सीवरेज जो सिस्टम है, 40 साल पुराना है, काफी बुरी तरह से डैमेज हो चुका है।
उसके लिए जब हमने स्टार्टिंग में ही प्रयास स्टार्ट किया कि हमें ये करवाना है किसी भी हद पर जाके। दूसरा, वहाँ पे आदमपुर की जो अनाज मंडी है हरियाणा की सबसे बड़ी मंडियों में आती है। बिल्कुल। दो चीजें आप गौर से सुनिएगा, दो चीजें, एक सीवरेज का, दूसरा वहाँ की मंडी। वहाँ की मंडी में हम जैसे कहते हैं ना कि मुंबई में माफिया राज है, उस तरह से आदमपुर की मंडी में कुछ बिश्नोई परिवार, आप सीधा सीधा आरोप लगा बिल्कुल सीधा सीधा आरोप लगा रही हूँ, कुछ परिवारों का एक माफिया जैसे कहते हैं कब्जा है। वहां पे कई जगहों से अनाज, जो भी मतलब खेती करने वाले लोगों की जो चीजें वहां पे आती हैं, वो उनको ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है। एक या दो परिवार या चार भी कह सकते, 6 भी कह सकते, ऐसे परिवार है जिन्होंने करोड़ों अरबों की संपत्ति बनाई है, जो कुछ भी नहीं थे कुछ सालों पहले। वो लोग आज करोड़ों अरबों के मालिक हैं, लेकिन किसान कहाँ है? किसान तो उसी जगह पे उसको लूट लिया जाता है मंडी में जाते ही। वो तो सरकार तो आपकी है, माफिया राज में सरकार आपकी है। मैं सरकार का भी आपको बताऊंगी, सरकार ईमानदारी से काम करिए, लेकिन जो अधिकारी वहां पे है, जो अधिकारी लोग हैं, उनका सब चलता है। किसान भी दबा रहता है, उनको जो मिलना चाहिए किसानों को फ्री होके, स्वतंत्र होके, वो मंडी में जो दूसरी मंडियां चलती वैसे चले, ब्लैकमेल ना किया जाए उनको, और उनसे पैसा जो किसान के खाते में जाना चाहिए वो खाते में उनको उतना पैसा मिले। उनमें वो लोग 2-4 परिवार है, उनसे पैसा बनाने की कोशिश ना करे बार बार। उनमें से कुछ अधिकारी भी इन्वॉल्व हैं। अभी तो आपकी सरकार है हरियाणा में, तो सीवरेज प्रोजेक्ट पर कुछ आपकी बात आगे बढ़ी या किसी से? बिल्कुल बढ़ी, उसमें भी बढ़ी। मेरी सरकार ने सहयोग किया, जैसे मैंने अधिकारियों के नाम बताए, उसकी इंक्वायरी हुई, जांच हुई, डीसी मैडम ने जांच की, सीएम साहब तक पहुंचा मामला, उस अधिकारी की ट्रांसफर भी करवाई गई, और उन्होंने बदले में मुझ पे आरोप भी लगाए, जो भी लगाए, क्योंकि लगाएंगे आगे और भी लगाएंगे जब हम काम करते हैं। दूसरा, सीवरेज वाली बात जो मैं स्टार्टिंग से करना चाहती थी, एक कॉलेज की भी मैं बात करूंगी, आदमपुर में महिला कॉलेज की, उसका प्रयास था मेरा। तीसरा ये है, 3 चीजें हो गई, बालसमंद में महिला कॉलेज और आदमपुर में महिला कॉलेज। तो ये प्रोजेक्ट लगभग पास हैं या होने वाले हैं या बात चल रही? जो आदमपुर में कॉलेज है उसके लिए बीच में जैसे कोरोना का समय जो आया, हमारे पास कुछ ही समय था, चुनाव के तुरंत बाद जैसे हमने प्रयास जारी किया, लॉकडाउन हो गया, सरकार की आर्थिक स्थिति डगमगा गई, और अब फिर से हमने शुरू किया है कॉलेज की बात। हमने इसीलिए एजुकेशन मिनिस्टर का कार्यक्रम करवाया, और आदमपुर को एक संस्कृति मॉडल स्कूल मिल रहा था, हमने 2 लेके आए, वहां से रिक्वेस्ट करके उनका कार्यक्रम करवाया, लोगों से इंट्रोड्यूस करवाया, वहां की जगहों के बारे में उनको सब डिटेल दी। तो उन्होंने 2 स्कूल हमें दिए, 15-15 करोड़ की लागत से संस्कृति मॉडल स्कूल आए, हमारे प्रयास से आए। तीसरा, उन्होंने वादा किया कि जल्द ही महिला कॉलेज आदमपुर और बालसमंद दोनों में। विवाद की जहां बात आती है आदमपुर बालसमंद महिला कॉलेज की, वो विवाद के लिए मैंने भी घूम के लोगों से, बालसमंद के लोगों से, कि ये जमीन पे विवाद है, कोई जमीन दे दे या पंचायत की जमीन हम देख लें। तो एक आदमी ने कहा कि मैं जमीन देने को तैयार हूं, बदले में मुझे पंचायत कहीं भी दे दे। तो उसके 30 एकड़ उसकी जमीन है, तो वो समस्या भी हमारी सोल्व हो गई। हम उम्मीद करें कि ये महिला कॉलेज खुले बिल्कुल जल्द ही, जैसे कि ये कोरोना का काल जो है थोड़ा सा बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए तो तुरंत महिला कॉलेज भी बनेगा। सीवरेज की जहां बात आती है, कुलदीप जी से लोग मिले थे, कुलदीप जी ने उनको धुतकार दिया कि रोज रोज आ जाते हो, मेरे दरवाजे पे आने की जरूरत नहीं है, और ये मैं तुम्हारी फालतू की बातें नहीं सुनूंगा। ये डायलॉग उनके थे। उन लोगों ने मुझे बताया, बोले हम सालों से इनके परिवार को वोट देते आ रहे हैं, और आज हमारी इतनी बड़ी इंसल्ट हुई। वो हमें मना कर देते, लेकिन उन्होंने हमें कहा कि ये फालतू की बात मेरे साथ मत आके किया करो। उनको हर्ट हुआ, वो लोग मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि आप सिर्फ मतलब बात करो, आप उसमें केंद्र रेलवे मिनिस्ट्री में बात करनी थी, क्योंकि जो 500 घरों की लाइन है सीवरेज की, वो रेलवे कॉलोनी और रेलवे से कनेक्टेड है, रेलवे की जमीन में, तो रेलवे परमिशन नहीं दे रहा। और बीकानेर में जो उनका हेडक्वार्टर है, उसमें से अधिकारियों ने इनका लेटर रिजेक्ट करके भेज दिया कि हम परमिशन नहीं दे रहे आपको, आप नहीं यहाँ पे कुछ भी सीवरेज का कुछ रिपेयर नहीं कर सकते। तो मैंने तुरंत मैं दिल्ली गई, मैंने उनसे वादा किया चाहे हो या ना हो काम, मैं प्रयास जरूर करूंगी। मैं दिल्ली गई पीयूष गोयल जी से मिलने,
मैंने उनसे समय मांगा, तो उस समय अमित शाह जी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे, सब लोग ज़्यादातर हो गए थे, तो उन्होंने कोरोना की वजह से मैं उनसे सामने नहीं मिल पाई, मेरी फ़ोन के ज़रिए बात हुई, उनके पीए से भी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप हमें मेल भेजिए तो आपको हो सकता है 10 दिन में 12 दिन में समय मिल जाए। तो मेरे पास पीयूष जी का मैसेज आया कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे बात करना चाहते हैं। आदमपुर के उन्हीं लोगों के साथ मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात की। उन्होंने कहा कि मामला क्या है, एक एक चीज उन्होंने मेरे से सुनी, सारा मामला समझा। पीयूष गोयल जी ने कहा कि अगर ऐसी बात है, पब्लिक हेल्थ पैसा लगा रहा है, रेलवे को हमें क्या परेशानी हो सकती है, तो मंजूरी मिली। उन्होंने कहा हमें एक मेल भेजिए और कल हमारी मेल गई है, उसमें कल हमारी मेल गई है। उसके लिए 1 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जी भी देने वाले पब्लिक हेल्थ के जरिए, और उसमें वो पैसे की मंजूरी मिल गई है, जल्दी वो काम शुरू हो जाएगा। और रेलवे सीवरेज के लिए 111 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बना है, 111 करोड़ रुपए का, क्योंकि पिछले 40 साल में, 40 साल पहले आदमपुर अलग था, 40 साल बाद आबादी बढ़ चुकी है, तो बहुत बुरा हाल है। इतना पानी भर जाता है आदमपुर मंडी में पूरा जब बारिश होती है। उम्मीद करें कि ये प्रोजेक्ट आदमपुर को मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा, और मैं दुआ करती हूँ भगवान से कोरोना का समय खत्म हो जाए तो पैसा आए आदमपुर में, अच्छे काम हो। सोनाली जी, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे केंद्र की बात करें चाहे हरियाणा की बात करें, हरियाणा में भी अब दूसरी टर्म है, तो एक बड़ा मुद्दा था करप्शन का कांग्रेस के टाइम का। लेकिन अभी हाल ही में अब जेजेपी और बीजेपी मिलकर चल रहे हैं, लेकिन लगातार स्कैम सामने आ रहे हैं, क्योंकि अब आप भी एक आदमपुर से चुनाव लड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेता हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये जो स्कैम लगातार आए, जिसमें शराब का था, रजिस्ट्री का था, जिसमें सीएम साहब ने खुद भी माना कि भाई हुआ इसीलिए हमने ये चीजें बंद भी करी हैं, तो आपको क्या लगता है कि वो मुद्दा नहीं रहा? बीजेपी की सरकार ईमानदारी से काम करती है, सबको पता है, हर कोई जानता है, यहाँ करप्शन बिल्कुल नहीं चलता, और जो लोग करते हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई होती है। आपने देखा भी, सीएम साहब ने माना, एक कार्रवाई शुरू करवाई है। और दूसरा देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा मेन फोकस किसानों के लिए रहता है। किसानों पे ये जो अभी 3 अध्यादेश आए पिछले समय में, और उसमें किसानों के द्वारा बगावत दिखाई गई, ये कांग्रेस के लोगों ने किया। मैं उन कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने क्या किया उस समय में? आप लोगों ने किया कि जमीनें एक्वायर की गई डेवलपमेंट के नाम पे, और वो जमीनें बिल्डर्स को बेच दी गई। आज उन जमीनों का क्या हुआ? उन किसानों को तो कुछ नहीं मिला उससे, और वो जमीनें ऐसे भाव में बेची गई, और वो कांग्रेस के जो दामाद, जिनको बोलेंगे हम, वो उनके नाम पे वो जमीनें हैं। डेवलपमेंट कहाँ है उनके समय में? हुड्डा साहब ने क्यों किया ऐसा? भ्रष्टाचार तो वहां दिखता है ना, यहाँ कुछ नहीं है। बीजेपी में कोई भ्रष्टाचार नहीं है, कोई बेईमानी नहीं है, एक चीज भी आप निकाल के दिखा दो। ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम सवाल उठाते हैं बीजेपी में ये हुआ, तो कांग्रेस के करप्शन की या कांग्रेस की कमजोरी की बात होती है? कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बीजेपी को भी अपने आप को देखने की जरूरत? बीजेपी बहुत अच्छी एक ईमानदार पार्टी है, और हमारे प्रधानमंत्री ले लीजिए, आज तक भारत के इतिहास में कभी ऐसा हुआ, ऐसा प्रधानमंत्री आया जिसको दुनिया सलाम करती है। सोनाली बहुत जल्दी आरोप लगा देती हैं, ये नहीं सोचती कि इसका अंजाम क्या होगा। ये सच है या झूठ? देखिए, मुझे अगर लगता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे ये बात पता है कि ये व्यक्ति ऐसा है या ये चीज ऐसी है, तो मैं इल्जाम लगाने में मैं क्यों देरी करूंगी? मुझे जैसा लगता है, जो मैं फील करती हूँ, जो महसूस करती हूँ, मुझे वैसा मतलब जैसे आप सामने हैं वैसे ही दिल से हैं, जो बोलना है वो मैं बोल देती हूँ जो है। टिकटॉक बंद हो चुका है, बिल्कुल छोड़ने का दुख हुआ? टिकटॉक को मुझे ज्वाइन करने का भी कोई खुशी नहीं हुई, छोड़ने का कोई दुख नहीं हुआ, क्योंकि ये तो एक एक्टर के लिए अपॉर्चुनिटी होती है बहुत सारी। आज मैं, जैसे अभी मेरा गाना रिलीज हुआ, दो गाने मेरे अभी रिलीज हुए। फ्यूचर के प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि अभी आप राजनीति के साथ साथ क्या कर रही हैं? राजनीति के साथ साथ बस यही है कि आर्टिस्ट का मन जो होता है कि अपना काम जारी रखे, तो वो मेरा काम जारी है। फिल्में कर रही हूँ, गाने कर रही हूँ। तो साथ साथ काम कर रही हैं आप? बिल्कुल,
फिल्म पॉलिसी आने के बाद और कलाकारों को तवज्जो मिल रही है। कला परिषद के जरिए 4 जोन बना के सरकार ने बहुत सहयोग किया कलाकारों को। जगह जगह पे कार्यक्रम करवाए जाते हैं, छोटे से बड़े स्तर का कार्यक्रम होता है। और मेरा अभी जैसे पंजाबी फिल्म की मैं बात करती हूँ कि पंजाब में एंट्री करने जा रही हूँ। गुग्गू गिल जी बहुत ही फेमस एक्टर है, एमी विर्क दोनों के साथ मैं काम कर रही हूँ एक फिल्म में जो बड़े स्तर की फिल्म बन रही है। तो उन्होंने गुग्गू जी से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि हम काफी समय से आपने सतीश कौशिक जी की फिल्म में भी काम किया, हरियाणवी में। हरियाणवी फिल्म तो में पहली मेरी हरियाणवी फिल्म रही और मुझे बड़ा गर्व महसूस हुआ हरियाणवी फिल्म करके। चलते चलते गांव से निकली सोनाली आज अपने आप को कहाँ देखती है? फैन फॉलोइंग भी है, लोग भी जानते हैं, और बीजेपी को छोड़ दें तो दूसरी पार्टी के नेता भी कई बार तारीफ कर देते हैं सोनाली, क्या लगता है? देखिए, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझती हूँ। सबसे बड़ा योगदान तो मेरे परिवार का है इसमें। मेरा परिवार, मेरे हस्बैंड का बहुत बड़ा हाथ है इसमें, जिन्होंने मुझे इतनी आज़ादी दी काम करने की। अगर वो मुझे मना करते कि नहीं घर पे रहो, काम करो, क्योंकि ज़्यादातर जाट परिवारों में ऐसे ही होता है कि आप घर पे रहिए, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो आज यहाँ पे मैं जो काम कर रही हूँ, काम करके अच्छा महसूस कर रही हूँ। हर व्यक्ति को यही करना चाहिए। वो जो सोचता है अंदर से कि मुझे इस फील्ड में जाना है, वो खुल के उसके लिए काम कर सकता है। तो आज मैं अपने काम को एंजॉय करती हूँ, अच्छा महसूस करती हूँ। आप फेसबुक पर भी हैं, आप ट्विटर पर भी हैं, इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो कभी ट्रोल किया किसी ने? बिल्कुल, अभी एक मामला हुआ था मेरा और एक अधिकारी के बीच में। उसके अलावा 2012 का समय से फेसबुक पे हूँ मैं, और मैंने मेरा एक्टिंग शूटिंग के समय की पोस्ट भी डाली है, पॉलिटिकल डाली है, फैमिली की भी डाली है। तो उस समय कभी किसी ने ट्रोल नहीं किया। एक बार मैं फिल्म की शूटिंग कर रही थी तो टिकटॉक का एक वीडियो डाला, उस समय ट्रोल हुई, मैंने जवाब दिया। दूसरे दिन कोई नेगेटिव कमेंट नहीं आया, मैंने जवाब दिया। बहुत मतलब मेरे अंदर एग्रेशन था, पहली बार मैंने ऐसे उसमें कमेंट पढ़े, बर्दाश्त नहीं कर पाई। मैंने उनसे जवाब भी मांगा और उनको जवाब भी दिया। दूसरा ये इंसिडेंट जो अभी अधिकारी के साथ हुआ। जनरल फैंस भी कुछ बोलते हैं, कभी कुछ उनकी तरफ से कभी कोई इस तरह की बात? नहीं, नेगेटिव कभी आया नेगेटिव ही नहीं, कभी नहीं आया। एक समय रहा 15-20 दिन का, उसमें नेगेटिव आया, और बस उसके अलावा कभी 2012 से आज इतना समय हो गया, इतने सालों में कभी मुझे कोई नेगेटिव कमेंट सुनने को नहीं मिला। अब देखिए, हर आदमी की बढ़ाई भी होती है, आलोचना भी होती है, मेरी भी होती है। तो मेरे सामने आज तक किसी ने तो ये नहीं कहा कि आपने ये गलत किया, गलत पोस्ट डाला, कभी नहीं, मैंने ऐसा महसूस नहीं किया। तो अब सोनाली का मेन एम्फेसिस क्या रहेगा? आदमपुर या एज ए एक्टर या एज ए कलाकार काम करना? दोनों चीजें साथ चल रही है और बहुत ही अच्छे तरीके से साथ चल रही है। अभी तो हरियाणा में भी बहुत सारे स्कोप है हरियाणा में काम करने की, तो बहुत अच्छे से चल सकता है दोनों चीजें। पहले समय ज्यादा जाता था, अभी मैं सीमित अपनी विधानसभा में काम कर रही हूँ, तो मेरे पास समय है। अगर आदमपुर में किसी को मिलना हो सोनाली से तो आप मिलती हैं? इजीली मिलती हैं? इजीली मिलती है। और शायद मुझे लगता है कि ये एक नेता के लिए सबसे जरूरी भी है। बिल्कुल, कई बार कुछ लोग कहते भी हैं कि आप देखिए एक आर्टिस्ट है, आपके कई तरह के काम रहते हैं, आप महिला है, अपने आप को थोड़ा सा सीमित रखें, आप ज्यादा ना मिलें। मेरे कई तरह के एडवाइजर मुझे सलाह देने आ जाते हैं, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानती। मैं कलाकार हूँ, मैं कलाकार की जगह हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिशियन, मैं समाज सेवी हूँ, तो मैं लोगों के बीच हमेशा रहना चाहती हूँ, चाहे कोई भी समय हो। कोई ऐसी बात जो सोनाली फोगाट के बारे में किसी को ना पता हो, पॉजिटिव? इस तरह की बहुत सारी चीजें होती हैं। अब ये तो मैं किस तरह की बात आप जानना चाहते हैं, आप अगर पूछें तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कभी कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा? नहीं। या कभी कोई ऐसा मोमेंट रहा कि हाँ ये बहुत, जैसे टिकट मिलना था आदमपुर से, या कभी किसी ऐसे नेता से मिलना रहा हो कि यार मुझे इससे तो मिलने के लिए तो मैं कब से सोच रहा था लेकिन नहीं मिल पाया, तो वो ऐसा कुछ मोमेंट? या किसी स्टार से मिलना रहा हो, मिलके बहुत दिल खुश हो? दिल खुश जरूर हुआ, धर्म जी से मिलके, उनके साथ हाँ, वो वीडियो आपका बड़ा वायरल भी हुआ। अच्छा, अच्छी खुशी महसूस हुई, चाहती थी मैं मिलना, अचानक उनसे मुलाकात हुई तो अच्छा लगा। और मोदी जी को जब सामने देखा तो बहुत अच्छा महसूस हुआ कि एक ऐसा, मतलब मुझे फरिश्ते जैसा इंसान मतलब सामने से चला आ रहा है जो इतने अच्छे काम कर रहा है हमारे देश के लिए। तो ये खुशी के पल थे। सबसे बड़ी खुशी वो थी जिस दिन मेरी बेटी हुई थी। मैं माँ बनी थी जिस दिन,
वो सबसे बड़ी खुशी थी। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। बाकी खुशी के मौके बहुत होते हैं, जीवन में आते रहते हैं, खुशी भी और परेशानियां भी बहुत आती हैं। ये चीज़ें सब मतलब इंसान को ये मान लेना चाहिए कि दोनों चीज़ें साथ साथ चलनी है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे आपसे एक नई शख्सियत के साथ, कुछ बातों के साथ। और एक बार फिर से आपसे कहना चाहेंगे, हमारी नीयत साफ है, हम सवाल उठाएंगे, केवल बात नहीं करेंगे। सिटी स्टूडियो विद शशि में आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।